हेलो FIS वालों, अभी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों यूनिट नंबर 3 जो कि है नंबर सिस्टम। जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़िएगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़िएगा। ये जो यूनिट नंबर 3 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। इसमें से 15 से 20 मार्क्स तक का आ सकता है। अगर ये नोट्स लेना है आपको, ये नोट्स लेना है आपको, यहां से ही छप के आएगा क्वेश्चन। कितना बार बोलूं, ये नोट्स लेना है तो ये नोट्स आप ले सकते हो बेटा हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये नोट्स आप ले सकते हो हमारे वो, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे वो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से पहले ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पर और ये नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले करने वाले हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है डिफाइन बाइनरी इन डिटेल। ये बाइनरी क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कितना कितना पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम मनुष्यों को कितना नंबर पता है? हम मनुष्य लोगों के लिए 1 से लेके 9, हम लोगों को 1 से लेके 9 तक का नंबर पता हुआ है। लेकिन ये कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है ना, लेकिन ये कंप्यूटर जो है ना, उसको सिर्फ 0 और ये 1 ही पता रहता है। और ये 0 और 1 जो है ना, 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 में ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। सो बाइनरी इज ए बेस्ड टू न्यूमेरिकल सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। मतलब कि ये बाइनरी में हम लोग सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1, 0 और 1। ईच डिजिट इज ए बाइनरी नंबर, ईच डिजिट इज ए इन ए बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट। मतलब एक, मान लीजिए 0 या 1, इसमें से जो एक डिजिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट। सो बाइनरी इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होता है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज यूज होता है। मतलब 0 और 1 यूज होता है, 0 और 1 यूज होता है कंप्यूटर में। जो लैंग्वेज यूज होता है ना, कंप्यूटर जो लैंग्वेज में बात करता है ना, वो लैंग्वेज है दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी में कितना कितना नंबर्स होता है बताइए? 0 और 1 रहता है। सो बाइनरी कितने डिजिट का रहता है सर? 2 डिजिट का रहता है। एक डिजिट को क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है। ईच डिजिट इज इन ए ईच डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड बिट। और ये जो है ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ये जो बाइनरी है ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद ऑक्टेल क्या होता है? ऑक्टेल इज ए बेस 8 न्यूमेरिकल सिस्टम दैट यूजेस 8 डिजिट। ऑक्टेल जो है ये 8 डिजिट यूज करता है, 8 डिजिट, 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया बताइए? ऑक्टेल जो है वो 8 डिजिट यूज करता है। ऑक्टेल जो है वो 8 डिजिट यूज करता है, 0 से लेके 7 टू रिप्रेजेंट नंबर। ईच डिजिट इज एन ऑक्टेल नंबर रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स। मतलब एक तो डिजिट वो 3 तो बाइनरी डिजिट के बराबर है। एक तो डिजिट जो है वो 3 बिट्स के बराबर है, 3 तो बिट्स के बराबर है। सुनिए, एक ऑक्टेल, 1 ऑक्टेल इज इक्वल्स टू 3 बिट्स। 1 ऑक्टेल इक्वल्स टू 3 बिट्स। ठीक है, 1 ऑक्टेल इज इक्वल्स टू 3 बिट्स। यहां पे लिखा हुआ है ऑक्टेल इज ऑफन यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एज ए शॉर्ट हैंड फॉर वो बाइनरी। ठीक है, वो कभी कभी यूज किया जाता है, ऑक्टेल को कभी कभी यूज किया जाता है कंप्यूटर में। तो ऑक्टेल मतलब क्या है? ऑक्टेल मतलब हो गया 8 डिजिट यूज होता है ऑक्टेल में, 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 डिजिट यूज किया जाता है, 0 से 7 तक रेंज करता है, 0 से 7 तक रेंज करता है। ठीक है, ईच डिजिट इन ऑक्टेल नंबर्स रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट। मतलब एक ऑक्टेल का मतलब है 3 बिट्स, एक ऑक्टेल का मतलब है 3 बिट्स, एक ऑक्टेल का मतलब है 3 बिट्स। और ऑक्टेल को कभी कभी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। यही सब फालतू फालतू पॉइंट्स देके आंसर को बढ़ाइएगा, फालतू फालतू पॉइंट्स लिख के आंसर को बढ़ाइएगा। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल देखिए, हेक्साडेसिमल डिफाइन हेक्साडेसिमल अगर आपको बोलेगा तो हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल जो होता है वो 16 न्यूमेरिकल सिस्टम का होता है। वहां पे 16 तो डिजिट है। हेक्साडेसिमल में 16 तो डिजिट यूज किया जाता है, 16 तो डिजिट। सबसे पहले तो 0 से 9 आप काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पे आपका हो गया 10। ओके, और ए टू एफ भी यूज किया जाता है। ठीक है, 16 टू डिजिट यूज किया जाता है यहाँ पे, 16 टू डिजिट। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल इज ए बेस 16 न्यूमेरिकल सिस्टम दैट यूजेस 16 डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 A to F।
0 से 9 और A to F यूज किया जाता है, 0 से 9 और A to F, ठीक है। ओके, तो एक हेक्सा एक हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू ना 4 बिट्स होता है, ठीक है। एक हेक्साडेसिमल नंबर, वन हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 4 बिट, वन हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 4 बिट, वन हेक्साडेसिमल नंबर, वन हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, व्हाट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, क्लियर है। एक हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, और कंप्यूटर में ये सब यूज होता है, ये सब यूज होता है, क्या क्या यूज होता है बताइए सर, क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले तो भैया ऑक्टल पढ़े, ऑक्टल मतलब ऑक्टल में कितना यूज होता है बताइए, तो ऑक्टल में 8 तो डिजिट रहता है 0 से 7, हेक्साडेसिमल में 16 तो डिजिट रहता है 0 to 9 और A to F, और एक पढ़े कि, और एक पढ़े हम लोग सबसे पहले 0 and 1 यूज होता है वो बाइनरी में, बाइनरी में 0 and 1 यूज होता है, 0 and 1 यूज होता है बाइनरी में, ठीक है। 0 और 1 यूज होता है बाइनरी में। ऑक्टल में कितना यूज होता है, ऑक्टल में यूज होता है 8 तो डिजिट 0 से 7, और हेक्साडेसिमल में कितना यूज होता है, हेक्साडेसिमल में आपका 16 तो डिजिट यूज होता है, सबसे पहले 0 to 9 एंड A to F, 0 से 9 एंड A to F, ठीक है। एंड 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, 1 hexadecimal is equals to 4 binary digits, 1 hexadecimal is equals to 4 binary digits, ठीक है। and 1 octal is equals to 3 bits, 3 bits, क्लियर है इतना, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसके बाद बात करते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर है एंड सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये परफॉर्म करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। एक एल्गोरिदम क्या है, एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर एंड सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सुनिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों एल्गोरिदम का यूज होता है। एंड एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बात खत्म, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बोलते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, फ्लो चार्ट का मतलब है ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस और एल्गोरिदम। वो जो प्रोसेस हम लोग फॉलो किए ना, वो जो एल्गोरिदम में सेट ऑफ प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो किए ना, उसका एक फ्लो चार्ट जब बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। अरे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, वो जो प्रोसेस हम लोग फॉलो किए स्टेप बाय स्टेप, जो हम लोग अभी प्रोसेस फॉलो किए, उसको अगर ग्राफ के मदद से आप दिखाते हो, ग्राफ के मदद से अगर आप दिखाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। रेक्टेंगल हो गया, डायमंड्स हो गया, एरोज हो गया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये सब चीज का हेल्प लेके अगर ग्राफ की मदद से हम लोग दिखाते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस और एल्गोरिदम, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है, वापस से एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा सर ये बाइनरी, सो बाइनरी में हम लोग 2 नंबर यूज करते हैं, 0 and 1, 0 and 1। ये कंप्यूटर का फंडामेंटल लैंग्वेज है, कंप्यूटर बस इसी चीज को जानता है, कंप्यूटर बस इसी लैंग्वेज को जानता है। इसके बाद पढ़े हम लोग ऑक्टेल। ऑक्टेल मतलब क्या होता है, ऑक्टेल मतलब हम लोग 8 डिजिट को यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक ऑक्टेल मतलब 3 बिट्स, 1 ऑक्टल इज इक्वल्स टू 3 बिट्स। और ऑक्टल को कभी कभी कंप्यूटर यूज करता है, ऑक्टल को कभी कभी कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का कितना, 16 डिजिट का होता है, जो कि 0 से 9 तक जाता है और A to F जाता है, A to F, 0 से 9 और A to F। और हेक्साडेसिमल जो है वो कभी कभी यूज किया जाता है, वो ज्यादातर यूज किया जाता है, वो ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट, ठीक है। ऑल, अच्छा, एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है, एक सेट ऑफ रूल्स है,
एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर, सेट ऑफ रूल्स है एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट क्या होता है? वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर को लिखने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करोगे वही फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस और एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें आप बहुत सारा सिंबल्स, ये जो ग्राफ बनाते हो, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, इसमें आप बहुत सारा सिंबल्स यूज करते हो, रेक्टेंगल का, डायमंड का, एरो का, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, डिसीजन एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। अगर मान लो कि कुछ गंभीर डिसीजन आपको लेना है, कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको लेना है, तो आप ये डिसीजन टेबल का यूज करते हो। अगर आपको कोई गंभीर डिसीजन लेना है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कठिन वाला डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन टेबल का यूज करते हो। क्या होता है जरा पढ़िए इसको। ए डिसीजन टेबल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंडीशंस एंड एक्शंस। मतलब आपके पास बहुत सारा कंडीशन है, ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, कंडीशन डी। अब इसमें आप क्या क्या एक्शन लोगे, कौन कौन सा एक्शन लोगे, ये आपको बताता है डिसीजन टेबल। ए डिसीजन टेबल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक ये टैब्यूलर मतलब एक ये वो टेबल में रहता है, टेबल में क्या आपके पास बहुत सारा कंडीशंस है, उस पे आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो। आपके पास बहुत सारा कंडीशंस है, उस पे आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो। बहुत सारा कंडीशंस है आपके पास, उस पे आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो। सो इट इज द यूज्ड टू मॉडल कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब जब आपके पास बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, जब कोई बहुत कठिन डिसीजन लेना हो, तब आप डिसीजन टेबल का इस्तेमाल करते हो। तो द टेबल इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस। ये टेबल जो है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये टेबल जो है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला सेक्शन कंडीशन, दूसरा सेक्शन कंडीशन ऑल्टरनेटिव्स, तीसरा सेक्शन एक्शन एंड फोर्थ सेक्शन एक्शन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ये टेबल एक जस्ट वो बना हुआ है और यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला यहाँ पे है कंडीशन, दूसरा है कंडीशन ऑल्टरनेटिव, और तीसरा है एक्शन, और चौथा है एक्शन एंट्रीज। इस तरीके से 4 टेबल में बना हुआ है, 4 टेबल में बना हुआ है। ईच कॉलम इन दिस टेबल रिप्रेजेंट ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन। बहुत सारा कंडीशन स्पेसिफाइड है, लीडिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड सेट ऑफ एक्शंस। मतलब सबसे पहले तो यहां पे आप कंडीशन लिखते हो, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहां पे आप कंडीशन लिखते हो, इसके बाद यहां आप लिखते हो कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसका क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसका प्लान बी क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। फिर इसके बाद आप लिखते हो कि इस पे एक्शंस क्या क्या लिख सकते हो, इस पे एक्शन क्या क्या लिख सकते हो, इस पे एक्शन आप क्या क्या ले सकते हो, और एक्शन एंट्रीज आप करोगे। यहाँ पे जो जो एक्शन लिए हो उसका एंट्री आप करोगे यहाँ पे। ये होता है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल कब यूज किया जाता है? जब आपको कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना होता है, जब आपको बहुत कठिन से कठिन डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने इसको लिखा और लिखते लिखते शॉर्ट पड़ गया, लिखते लिखते आंसर शॉर्ट पड़ गया, तो आप उसको मेरिट्स भी चेप सकते हो, डीमेरिट्स भी चेप सकते हो। बहुत रास्ते हैं एफआईएस को स्ट्रांग बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ डिसीजन टेबल। सबसे पहला मेरिट्स क्लैरिटी। ये आपको क्लैरिटी देता है कि आप जो डिसाइड किए हो, आप जो डिसीजन लिए हो वो सही लिए हो। यह आपको क्लैरिटी देता है दोस्त, ये आपको क्लैरिटी देता है। दूसरा है दोस्तों कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंट है, ensures that all possible conditions and their corresponding actions are considered, reducing the risk of missing important scenarios. ये सिंपल है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है आपको, ये आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो डिसीजन टेबल है ये ऑटोमोशन में काम करता है, ये खुद ब खुद काम कर लेगा, ये खुद ब खुद ट्रांसलेट कर लेगा, इजिली काम कर लेगा वो लोग। ठीक है, ये मेरिट्स है, ये क्या है? मेरिट्स है। अब डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स देखिए, कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग है, कभी कभी ये जो डिसीजन टेबल है ये कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, हार्ड टू मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है आपके लिए, हार्ड टू मैनेज। कभी कभी ये जो डिसीजन टेबल है या आपके लिए हार्ड टू मैनेज भी हो जाता है, इसका मेंटेनेंस आपके लिए, आप सबके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। डिसीजन टेबल का जो मेंटेनेंस है आपके लिए कभी कभी चैलेंजेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो साइज है, फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन द टेबल कैन बिकम वेरी लार्ज एंड डिफिकल्ट टू रीड। मतलब कि कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स वाला डिसीजन में बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज हो जाता है वो टेबल, डिफिकल्ट हो जाता है, कोई इसको पढ़ नहीं पाता है, वो टेबल को पढ़ नहीं पाता, वो जो टेबल बनता है ना, वो टेबल को पढ़ नहीं पाता है। ठीक है,
एंड लिमिटेड विजुअलाइजेशन। ये सब क्या था? ये सब नॉर्मली डिसीजन टेबल का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स था। फ्लो चार्ट्स का भी पढ़ लीजिएगा, अनइंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट्स का भी मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, आप लोग कर सकते हो। बात है आप टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, कितने टाइप्स के एल्गोरिदम है। सबसे पहला है दोस्तों ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। These algorithms solve problems by trying all possible solution until the correct one is found। मतलब ये एक ऐसा टाइप का एल्गोरिदम है, ये एक ऐसा टाइप का एल्गोरिदम है कि वो प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। भाई प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा, ये क्या करेगा? ये प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा। ये ऐसा टाइप का एल्गोरिदम है, ये ऐसा टाइप का एल्गोरिदम है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम मतलब ऐसा टाइप का एल्गोरिदम कि ये प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा जब तक इसका करेक्ट सोल्यूशन ना मिल जाए। प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा, प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा जब तक इसको सोल्यूशन ना मिल जाए, जब तक इसको सोल्यूशन ना मिल जाए तब तक वो प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। इसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। ये क्या करता है? ये क्या करता है बेटा? ये वाला एल्गोरिदम क्या करता है? ये जो प्रॉब्लम्स होता है ना, प्रॉब्लम्स को ना ब्रेक कर देता है, प्रॉब्लम्स को ना बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, प्रॉब्लम्स को ना बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है एंड फिर जाके उसको सॉल्व करता है, फिर जाके उसको सॉल्व करता है, फिर जाके उसका सोल्यूशन निकालता है। बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक किया, इसका अलग सोल्यूशन निकला, इसका अलग सोल्यूशन निकला, इसका अलग सोल्यूशन निकला। सबका जब सोल्यूशन निकल जाता है फिर वापस से इसको मर्ज कर देता है। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर देता है और उसका अलग अलग सोल्यूशन निकालता है और उसको मर्ज करके वापस से फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ब्रेक कर देता है। ये क्या करता है? ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है। डिवाइड एंड कॉन्कर, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। ये क्या करता है? प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके सॉल्व करके वापस से मैच कर देता है। इसके बाद है ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? ग्रीडी एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम मेक लोकली ऑप्टिमम चॉइसेस एट ईच स्टेप विद द होप ऑफ फाइंडिंग ए ग्लोबल ऑप्टिमम। मतलब ये लोकल रिसोर्सेज का हेल्प लेता है, ये लोकली रिसोर्सेज का हेल्प लेता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। जितने भी लोकली रिसोर्सेस है, जितने भी लोकल रिसोर्सेस है, उन सबका हेल्प लेता है, उन सबका हेल्प लेता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये ट्राई करता है कि मेरे पास क्या इमीडिएट चॉइस है, मेरे पास क्या क्या इमीडिएट चॉइस है जिससे मैं जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ये लोकल रिसोर्सेस का हेल्प लेता है। ये जो ग्रीडी एल्गोरिदम है ये लोकल रिसोर्सेस का हेल्प लेता है। ये इमीडिएट एक्शंस पर बिलीव रखता है कि क्या मेरे पास इमीडिएट चॉइस है जिससे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रीडी एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, और बाकी का ये पढ़ लीजिएगा एक ठो, ये सब नहीं पढ़ने का दरकार है, जो सब हम कटवा रहे हैं वो सब काट दीजिएगा, वो सब नहीं पढ़ने का दरकार है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एल्गोरिदम को अगर आप फॉलो करोगे तो एल्गोरिदम क्या है? एफिशिएंट है। एल्गोरिदम एफिशिएंट है, एफिशिएंट सोल्यूशन निकालेगा आपका प्रॉब्लम्स का। आपके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके एफिशिएंट सोल्यूशन निकालता है। एल्गोरिदम क्या करता है? आपके प्रॉब्लम्स के एफिशिएंट सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, एल्गोरिदम एक्यूरेट है, हमेशा एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट निकाल के देगा आप लोगों को। चैट जीपीटी से जब रिजल्ट निकालते हो तब एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है कि नहीं? एल्गोरिदम सबसे पहले एफिशिएंट है, एक्यूरेट है। एल्गोरिदम को आप स्केलेबिलिटी कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। ठीक है, और ऑटोमोशन, ऑटोमेटिकली वो टास्क को परफॉर्म कर लेगा। जैसे आप चैट जीपीटी में कभी भी कोई आंसर को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर बता के दे देगा। सिंपल सा बात है। तो ऑटोमोशन भी यही दिखाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम में क्या क्या आता है सर? एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्केलेबिलिटी एंड ऑटोमोशन। बात खत्म। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? डिसीजन मेकिंग से किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? देखो इसका क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला फेज में क्या होगा? सबसे पहला फेज में ये समझो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अरे भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला वाला फेज में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। इसके बाद आप इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश करोगे।
आप इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, इस प्रॉब्लम के, ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये प्रॉब्लम है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश करोगे। इसका क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? अरे मान लो कि तुम्हारा प्रॉब्लम है बाबू छोड़ के चली गई, बाबू छोड़ के चली गई। अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन निकालोगे कि क्या करे। आपके पास दो रास्ते हैं यहां पे कि बाबू को मनाओ। एक तो आप बाबू को मनाओ और दूसरा आप ऑल्टरनेटिव खोजो, है ना। इसके बाद इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, उस ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो कि क्या सही रहेगा, प्लान ए ना प्लान बी। क्या बाबू को मनाना चाहिए या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए? ठीक है, तो उस ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो कि क्या क्या उसके अरे अरे क्या क्या उसके प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आप सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद अपना बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करो, बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करो बेस्ट सोल्यूशन को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंप्लीमेंट द सोल्यूशन, इंप्लीमेंट करो उसको। अगर आप प्लान ए फॉलो कर रहे हो, अगर आप बाबू को मनाने जाओगे तो मनाओ जाके, अगर आप ऑल्टरनेटिव खोजोगे तो उसको इंप्लीमेंट करो आप। ठीक है, उसके बाद आप मॉनिटर करो, उसको मॉनिटर करो। आप देखो कि वो जो प्रॉब्लम का समाधान निकाला था वो समाधान क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो रिजल्ट्स को, इवैल्यूएट करो, मॉनिटर करो और इवैल्यूएट करो रिजल्ट को, एंड देन रिफ्लेक्ट एंड लर्न। तो नॉर्मली क्या होता है, ये स्टेप्स है भाई। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, आपके पास एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जनरेट करो पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसके बाद इवैल्यूएट करो ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड मॉनिटर एंड इवैल्यूएट रिजल्ट। इतना तक आप पढ़ लीजिएगा, बस बात खत्म। ठीक है, हो गया भाई। तो यूनिट नंबर 3 भी हमारा समाप्त। ये बताइए, कमेंट करके ये बताइए कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 लाए कि नहीं लाए? जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट करके बताइए, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 लाए कि नहीं लाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।